हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की क्लास कक्षा 12th ज्योग्राफी की जो मैराथन क्लास है वो होने वाली है। कि आपकी जो क्लास है वो मैराथन क्लास में हम आज चैप्टर देखने वाले तृतीय क्रियाएँ। जो तृतीय क्रियाएँ हैं उस चैप्टर में जितने भी आरबीएससी बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव जो आपकी ब्लूप्रिंट है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आज की जो मैराथन क्लास है लाइव क्लास में करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की क्लास कक्षा 12th जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट है उन ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए ये जो क्लास है वो मैराथन क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपका जो तृतीय क्रिया वाला जो चैप्टर है, थर्ड इकाई वाला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट चैप्टर है वो आज की क्लास में कंप्लीट होने वाला और उंगलियों पर आपको ये चैप्टर है वो याद रहने वाला है। तो सभी को लाइव क्लास में जुड़ जाना है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, वेलकम है इस लाइव क्लास में। तो सभी स्टूडेंट को वेलकम लाइव क्लास में। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलिए, थैंक यू सभी को गुड इवनिंग। चलिए, आप आज की जो क्लास है कक्षा 12 ज्योग्राफी की तृतीय क्रियाएँ उसकी जो मैराथन क्लास है उस मैराथन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी से निवेदन है कि आज की हमारी जो मैराथन क्लास है उसको स्टार्ट करें। तो आगे बढ़ते हैं हमारी मैराथन क्लास के लिए। तो सभी को एक बार कमेंट सेक्शन में गुड इवनिंग लिख देना है। सभी को गुड इवनिंग और वेलकम है इस लाइव क्लास में। तो चलिए, हमारी आज की जो मैराथन क्लास है उस मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट को इस लाइव क्लास में जुड़ जाना है। चलिए, सभी को जुड़ जाना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन होके आपको दिख जाएगी। तो इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप ओपन होते देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप ये हमारा चैप्टर रहने वाला है। ये इकाई थर्ड का जो चैप्टर है उसमें आपका ये कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर है इकाई थर्ड में। जैसे कि आपने देखा होगा कि आरबीएससी की जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट में इकाई थर्ड का ही जो ब्लूप्रिंट है वो दे रखा है। तो जो भी इकाई थर्ड है, जो इकाई थर्ड में आपके 3 चैप्टर की जो मैराथन क्लासें हैं वो पूरी होने वाली है। तो आज इसके पहले हमने प्रथम जो क्रिया है इसके बाद द्वितीय क्रिया है वो दोनों की जो मैराथन क्लास है वो मैराथन क्लास हमने पहले ही कर ली है। आज हम देखेंगे तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। इसकी भी मैराथन क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो हमारे साथ साथ इसी चैप्टर को आपको कंप्लीट याद करते जाना है। तो इसके आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएँ। तो तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाओं में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारी तृतीय क्रियाएं एवं चतुर्थ क्रियाएं जो कि कक्षा 12 ज्योग्राफी की जो है बुक है, आपकी फर्स्ट बुक है तृतीय एवं चतुर्थ क्रिया। इसमें आपका चैप्टर है। इसमें आप ब्लूप्रिंट देख सकते हैं कि प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार रहने वाले। तो इकाई थर्ड में आपने देखा होगा जो भी ब्लूप्रिंट है वो हमने पहले चैप्टर में, जैसे कि प्राथमिक क्रिया हमारा इकाई थर्ड का पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है द्वितीय क्रिया है जिसमें हमने यही ब्लूप्रिंट देखा था। पहले चैप्टर में भी यही ब्लूप्रिंट देखा था और तीसरे चैप्टर में भी हम यही ब्लूप्रिंट है वो देखने वाले। अब हमारा जो आगे वाले 2 चैप्टर बचे पर्यावरण एवं संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो उसमें भी यही जो ब्लूप्रिंट है वो चलने वाला है और इसी प्रकार आपकी मार्क्स मार्जिन रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार जो अंक बार है वो आपका रहने वाला है। तो 1.5 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 1.5 नंबर की आपकी मार्जिन दे दी है और इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके इसमें से आधे नंबर के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 3 क्वेश्चन आपके इसमें से बनेंगे। इसके बाद बात करें तो रिक्त स्थान यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 4 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स रहने वाले हैं, यानी कि आधे नंबर के आपके रिक्त स्थान के क्वेश्चन भी बनने वाले हैं। इसके बाद बात करें अति लघुत्तरात्मक में तो 2 क्वेश्चन आपके आने वाले जो कि 2 मार्क्स के रहने वाले, यानी कि 1 मार्क्स का आपका ये अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो रहने वाला है। तो आपको एक शॉर्ट में आपको आंसर बताना है। इसके बाद लघुत्तरात्मक क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे और 3 आपके मार्क्स मार्जिन रहेगी। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा जो कि 1.5 का
मार्क्स का आपका रहने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन 1.5 का रहने वाला है और 2 क्वेश्चन आपको 3 नंबर, यानी कि ये भी 1.5 का ही रहने वाला है। तो इसके बाद बात करें दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा जो कि आपके अथवा में आने वाला है, एक क्वेश्चन आएगा जो कि अथवा में आने वाला है और 3 मार्क्स आपके रहने वाले हैं, और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का जो कि निबंधात्मक में है, जो कि अथवा में आने वाला। तो इस प्रकार हमारी ये जो चैप्टर है तृतीय किया है, और इसी प्रकार आपकी जो सेकंड चैप्टर है, इसके बाद 2 चैप्टर और आपकी मैराथन क्लास है वो बाकी है, तो उसमें भी इसी प्रकार का जो ब्लूप्रिंट है वो रहने वाला है। तो तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला ही क्वेश्चन हमारा चैप्टर के आधारित ही होने वाला है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि तृतीय क्रिया से संबंधित है, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा गया तृतीय क्रियाकलाप से क्या संबंधित है, तो व्यापार है, परिवहन है, संचार है, या इसमें से सभी। तो आपको इसमें से ही आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो व्यापार पूछा गया है, परिवहन, सी है आपका संचार एवं सेवाएं, और डी है इसमें से सभी। तो आपका जो परिवहन है वो भी तृतीय कलाप के अंतर्गत आता है, व्यापार भी इसके अंतर्गत है, संचार और सेवाएं हैं जो कि इसके अंतर्गत आती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपके इसमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी जो क्वेश्चन है वो डी आंसर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी हम इस क्लास को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो आपको इसमें से निम्न में से आपको तृतीय जो क्रियाकलाप है वो आपको बताना है। तो आखेट है, मछली पकड़ना है, कृषि है और व्यापार है। तो इसमें से आपको तृतीय क्रियाकलाप है जो कि आपको बताना है। तो इसमें से सभी को करेक्ट आंसर बताना है। तो सभी को इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर है वो है व्यापार, जो आपका सही आंसर रहने वाला है। तो जिसने भी डी आंसर बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ जो सेक्टर है उसके अंतर्गत जो है वो आता है। तो यहाँ पर पहला बताया गया है संगणक विनिर्माण, इसके बाद कागज और जो कच्ची सुगडी निर्माण है, यहाँ पर लुगदी होना चाहिए। तो यहाँ पर सुगडी निर्माण बताया गया है। इसके बाद विश्वविद्यालयी अध्यापक है, इसके बाद पुस्तकों का जो मुद्रण आता है। तो इसमें से निम्नलिखित में से क्रियाकलाप है जो कि चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो यहाँ पर चतुर्थ सेक्टर से कौन सा जो क्रियाकलाप है वो संबंधित है। तो तीसरे का सभी को आंसर बताया। तो यहाँ पर जिसने भी कागज एवं जो लुगदी उद्योग है जो कि निर्माण है ये चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो जिसने भी तीसरे का बी आंसर बताया उन सभी का सही आंसर है वो रहने वाला है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी इस जो लाइव क्लास है उसको आपको शेयर कर देना है, जिससे कि और जो स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स से जो कि जुड़ेंगे, और पूरी कंप्लीट आपको इस लाइव क्लास को ज्वाइन करना है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और आपको ये जो चैप्टर है वो तृतीय क्रिया वाला जो चैप्टर है वो उंगलियों पर आपका लर्न हो जाएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो कंप्लीट आपको मेहनत करनी है, और कंप्लीट मेहनत के साथ आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छे जो मार्क्स की प्रिपरेशन है वो करनी है। तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में है। तो यहाँ पर बताया गया प्राथमिक, द्वितीयक, पर्यटन या सेवा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में है। तो ये आपको बताना है। तो प्राथमिक है, द्वितीयक है, पर्यटन है या सेवा है। तो सभी को चौथे का आंसर बताना है। तो सेवा, सेवा एक सेक्टर है जो कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता में स्थित है। तो जिसने भी डी आंसर बताया सेवा, उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो डी आंसर आपका सही करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसी क्लास में आपको कंप्लीट इस क्वेश्चन को याद करते जाना है, जिससे आपको फिर से क्लास को देखना नहीं पड़ेगा। और फिर से क्लास को देखना है तो आपको लाइव सेक्शन में ही देखने को मिल जाएगा, और उसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं, यानी कि भारत में कितने जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाए गए हैं। तो 4, 8, 7 या 10। पहला है 4 है, दूसरा है 8 है, तीसरा है 7 है या डी है 10 है। तो जो परमाणु ऊर्जा के स्टेशन है वो कितने हैं। तो पांचवें का सभी को आंसर बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, जो कि 8
भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इसके बाद बात करें छठा क्वेश्चन, तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि ब्राय स्तोनीकरण सहायक है। तो यहाँ पर ब्राय जो स्तोनीकरण है वो सहायक है। तो दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, जो कीमतों है इन कीमतों को घटाने में, या इनमें से सभी। तो जिसने भी इनमें से सभी बताया है, ये जो ब्राय स्त्रोतन है उस ब्राय स्त्रोतन का जो सहायक बताया गया है। तो यहाँ पर जो ब्राय स्त्रोतन है उसका जो सहायक है यहाँ पर कौन सा है, तो जिसने भी उपयुक्त सभी बताया छठे का आंसर, उनका सभी का करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि दक्षता में सुधार में ये भी आपका ब्राय स्त्रोतन का जो है वो सहायक है। इसके बाद विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने के लिए ये भी आपका जो ब्राय स्त्रोतन है उसका सहायक है। इसके बाद कीमतों को घटाने में ये भी आपका उसका ही सहायक है। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, और इनमें से सभी बताया गया क्वेश्चन में, तो डी आंसर आपका सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब बात करें सातवां क्वेश्चन, तो सातवां क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सातवां क्वेश्चन क्या बताया गया है। तो सातवां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप आपको बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है खनन है, पहला बताया गया। इसके बाद सेकंड है आपका पर्यटन है, थर्ड है गायन या शिक्षण। तो सभी को इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहने वाला है पर्यटन। जो पर्यटन है वो विश्व का सबसे तृतीय क्रियाकलाप है। तो बी जिसने भी आंसर बताया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो कंप्लीटली लाइव क्लास को देखते रहना है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। तो शिक्षा एवं जो कानून है वो कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, या चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो आठवें का सभी को आंसर जल्दी से जल्दी बताना है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, इसमें से आपको आठवें का आंसर बताना है। तो जिसने भी चतुर्थ क्रियाकलाप की बताया उन सभी का करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि शिक्षा और कानून जो है वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो जिसने भी डी आंसर बताया उन सभी का आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। इसके बाद नौवे का बात करें तो नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप कि भारत का प्रथम जो तेल शोधन कारखाना है वो कारखाना कहाँ है। तो भारत का जो प्रथम तेल शोधन कारखाना वो बताना है। तो यहाँ पर पहला बताया गया कि जामनगर है, दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि मथुरा है, बरौनी है या हल्दिया है। तो डी इसमें आपको बताया गया है कि हल्दिया। तो आपको 90 का जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। तो जामनगर है, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ए आपका। सभी का जो ए आंसर है वो करेक्ट होने वाला है। जिसने भी ए आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है। तो जामनगर है जो कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। तो ये आपका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उसको आपको बताना है। तो पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है कोयला, तीसरा है प्राकृतिक गैस, या इनमें से सभी। तो ये जो सभी हैं पेट्रोलियम, कोयला एवं प्राकृतिक गैसें हैं, ये सभी परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत है वो आते हैं। तो पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ये उपयुक्त सभी आपका, इसमें डी आंसर आपका सभी का सही रहने वाला है। तो जिसने भी डी आंसर बताया, हाँ सभी का डी आंसर सही है। कई स्टूडेंट्स ने डी आंसर बताया, हाँ आप सभी का जो आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके बाद 11 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न 11, जिसमें वे काम बताए गए जिनमें उच्च परिणाम एवं स्तर वाले जो अन्वेषण सम्मिलित होते हैं वह कहलाते हैं। यानी कि वे काम जिनमें उच्च परिणाम और जो उच्च स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित है उसको क्या कहते हैं। तो द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रियाकलाप। तो वे काम जिनमें उच्च जो परिणाम है वो मिलता है एवं स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं। तो 11वें का सभी को आंसर बताना। तो ये पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। जिसने भी ख आंसर बताया इन सभी का करेक्ट आंसर होने वाला। तो इसका जो आंसर है वो है पंचम क्रियाकलाप। तो जिसने भी पंचम क्रियाकलाप उत्तर बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात करें 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, वर्तमान समय में इंटरनेट से सबसे अच्छी तरह कौन नहीं जुड़ा है। यानी कि इंटरनेट से कौन सा जो देश है वो देश अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है। तो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका बताया गया है ए में, बी में बताया गया कनाडा, सी में बताया गया है स्कैंडिनेविया, इसके बाद बताया है ऑस्ट्रेलिया। डी है आपका ऑस्ट्रेलिया, सी है स्कैंडिनेविया, इसके बाद बी है कनाडा या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इस चारों में से आपको एक विकल्प का चयन करना है। तो सभी को 12वें का आंसर बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया है
जिसका भी डी आंसर है उन सभी का करेक्ट आंसर होने वाला है कि वर्तमान समय में इंटरनेट में अच्छी तरह से नहीं जुड़ा है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि अच्छी तरह से नहीं जुड़ा है। जिसने भी डी आंसर बताया उन सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर आप कि 13वां क्वेश्चन है कि हेमेटाइन अयस्क जो हेमेटाइन जो अयस्क है वो किस धातु का उत्पादन होता है। तो हेमेटाइन जो आपका अयस्क है वो किस धातु का उत्पादन होता है, तो तांबा, लोहा, मैग्नीज या बॉक्साइट। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर ए, बी, सी में और डी में से आपको बताना है। तो सभी को 13वें का आपको आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर होगा वो आपको होगा लोहा। तो बी जिसने भी आंसर बताया जो कि आपका हेमेटाइट है उसका अयस्क धातु का जो उत्पादन वो लोहे से होता है। तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा देना है। ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है जो कि आपका चैप्टर में से आने वाला है। इसके बाद यूरोपीय संघ का मुख्यालय पूछा है तो रूस में है, बेल्जियम में है, जर्मनी या कनाडा। छुदे का सही आंसर बताना है आपको। तो इसमें सही आंसर है वो आपका है बेल्जियम। जिसने भी बी आंसर बताया बेल्जियम, जो कि यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो आपका बेल्जियम में स्थित है। जिसने भी बेल्जियम आंसर बताया उन सभी का जो आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मुक्त अवकाश नीति लागू की गई, यानी कि जो मुक्त अवकाश नीति है वो कब लागू की गई थी। तो यहाँ पर बताया है 1992, 1972, 2011 या 2021। तो करेक्ट आंसर इसमें से आपको बताना है 15वें का सभी को आंसर बताना है। तो 1992 है वो सभी का करेक्ट आंसर बताना है। जिसने भी 1992 बताया 15वें का आंसर उन सभी का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जिसने भी 15वें का 1992 बताया 1992 है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये आंसर करेक्ट है। इसके बाद बात करें 16वां क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेवा सेक्टर के अंतर्गत कौन से क्रियाकलाप नहीं आते हैं पूछा है। तो क्वेश्चन को एक बार आपको कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप जो आंसर है उसका गलत लिखकर भी आ सकते हैं। यहाँ पर नहीं आते हैं यूँ पूछा है तो सेवा सेक्टर के अंदर कौन से जो क्रियाकलाप है वो नहीं आते हैं। तो पहला यहाँ पर बताया द्वितीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ या पंचम। तो 16वें का आपको सभी को आंसर बताना है। तो जिसने भी द्वितीय का आंसर बताया आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो जो कि आंसर है वो आपका सेवा सेक्टर के अंतर्गत जो है वो नहीं आते द्वितीय क्रियाकलाप। इसके बाद बात करें 17वां क्वेश्चन। तो सूचना अनुसंधान एवं विकास आधारित क्रियाकलाप होते, सूचना एवं अनुसंधान एवं विकास पर आधारित क्रियाकलाप होते हैं। तो ए बताया गया प्राथमिक, बी बताया गया द्वितीयक, सी बताया गया तृतीयक और डी बताया गया चतुर्थ। तो इसमें से ही आपको आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका चतुर्थ, जो कि सूचना एवं अनुसंधान विकास आधारित क्रियाकलाप होते हैं। कौन से होते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप होते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इसमें। अब 18वां क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फुटकर व्यापार, जो फुटकर व्यापार है उस फुटकर व्यापार में वृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले समुदाय थे, यानी कि सबसे पहले नवाचार लाने वाले समुदाय कौन से थे? तो यहाँ पर बताया गया उपभोक्ता सहकारी, विभागीय भंडार, श्रृंखला भंडार एवं द है इंटरनेट व्यापार। तो फुटकर व्यापार में वृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले समुदाय कौन से थे? तो सभी को 18वें का आंसर बताना है। तो उपभोक्ता सहकारी थे वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जिसने भी ए आंसर बताया उन सभी का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो 18वें का ए आंसर है वो आपका करेक्ट रहने वाला है। अब 19वां बात करें, क्वेश्चन है कि रोजगार एवं राजस्व की दृष्टि से, रोजगार एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप पूछा गया है यहाँ पर कि विश्व का सबसे तृतीय बड़ा कौन से, किसके अनुसार? रोजगार एवं राजस्व के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप पूछा गया है। तो पर्यटन पहला बताया गया, ब आपका बताया गया बीमा, स बताया गया फिल्म निर्माण या द बताया गया परिवहन। तो 19वें को सभी को आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर है वो है पर्यटन। पर्यटन है जो कि रोजगार एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं
कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया है कि पर्यटन, जो पर्यटक है उस पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक में से आप देख सकते हैं, पहला है मांग। मांग है जो कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद परिवहन, परिवहन भी आप देख सकते हैं कि पर्यटन को प्रभावित करते हैं। एवं जलवायु है, जलवायु भी जो पर्यटन है उसको प्रभावित करते हैं। तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये आपका बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक में से किन्हीं दो कारकों का आपको वर्णन करना है। तो इसमें से आपको मांग एवं परिवहन में से आप जो है वो दो दो लाइनें इसमें से आप बनाकर लिख सकते हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये महत्वपूर्ण है और इसमें करेक्ट आंसर है वो आपका द होने वाला है। तो जिसने भी उपयुक्त सभी क्वेश्चन का आंसर बताया उन सभी का जो आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। इसके बाद बात करें 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में से कौन है। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जिसने भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दिया तो उसका जो नाम है वो अगली क्लास में अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो इसमें आपको आंसर बताने है कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में से कौन है। पंचम क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से ही आपको जो आंसर है वो आपको अगली क्लास में बताना है। तो 21वां को आंसर आपको अगली क्लास में बताना है। अब देखिए 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने वैश्विक संचार क्रांति में क्रांति ला दी है। जो वैश्विक संचार प्रणाली है उसमें क्रांति ला दी है। तो निम्न में से किसने वैश्विक संचार प्रणाली में क्रांति ला दी है। तो यहाँ पर क्रांति किसने ला दी है पूछा है। तो संचार जो समाचार पत्र है उसने वैश्विक संचार प्रणाली में क्रांति ला दी है, या पत्र लेखन ने, या इंटरनेट ने, या जनसंचार ने। तो इंटरनेट है उसने वैश्विक संचार प्रणाली जो है उसमें क्रांति ला दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी आपका रहने वाला है, जिसने कि वैश्विक संचार प्रणाली ने आपको क्रांति ला दी है। तो 23वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी असंगठित सेवाओं का उदाहरण है। यानी कि आपको असंगठित सेवाओं का जो कि आपको यहाँ पर उदाहरण बताना है। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई में टिफिन सेवा, जो डब्बा वाला सेवा के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद सिनेमाघर, इसके बाद है कानून एवं प्रबंधन, और डी है आपका अग्निशमन विभाग। तो करेक्ट आपका आंसर रहने वाला है मुंबई की टिफिन सेवा, जिसे डिब्बा वाला सेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 23वें का। तो जिसने भी ये आंसर बताया उन सभी का जो है वो आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। तो इसी प्रकार आपको एग्जाम में प्रिपरेशन करना है, सभी इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। इसके बाद 24वां आंसर यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अपने विकास के लिए पर्यटन पर निर्भर होते हैं। यानी कि ऐसे कौन से जो उद्योग हैं वो अपने विकास के लिए पर्यटन पर निर्भर होते हैं। तो बुनियादी ढांचा उद्योग, इसके बाद बी आपका बताया खुदरा व्यापार, शिल्प उद्योग, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो डी जिसने भी आंसर बताया उन सभी का 24वें का करेक्ट आंसर रहने वाला है, और सही उत्तर आपका डी ही रहने वाला है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे ज्ञानोन्मुखी उद्योग माना जाता है। यानी कि ज्ञानोन्मुखी उद्योग माना जाता है। तो तृतीय जो गतिविधियों को माना जाता है, चतुर्थ गतिविधियों को माना जाता है। सी आप देख सकते हैं पंचम एवं चतुर्थ जो गतिविधि है यानी क्रियाकलाप है उनको कहा जाता है, या डी है पंचम एवं द्वितीय क्रियाकलाप को कहा जाता है। तो 25वें का आपको आंसर बताना है। तो पंचम एवं जो चतुर्थ क्रियाकलाप है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि सी आंसर है वो आपका यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। तो जिसने भी सी आंसर बताया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अब 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान आधारित जो बाह्य स्त्रोतन जिसे KPO का उदाहरण नहीं है, KPO का उदाहरण नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर ए देख सकते हैं ई लर्निंग, इसके बाद बौद्धिक संपदा, सूचना का संग्रह, या कानूनी पेशा। तो आपको इसमें से आपको एक मल्टीपल चॉइस का आंसर बताना है। तो ए, बी या सी, डी में से एक आंसर बताना है। 26वें का सभी को आंसर बताना है। तो जिसने भी सूचना का संग्रह सी आंसर बताया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो सी आंसर है वो आपका सही उत्तर रहने वाला है। अब देखते हैं एंडिंग आपका क्वेश्चन है वो 27वां क्वेश्चन है कि बाह्य स्त्रोतन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से
कौन सा है। तो बाह्य स्रोतों का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य आपको इसमें से बताना है। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि दक्षता में सुधार करने के लिए, इसके बाद लागत कम करने के लिए, और उपग्रह का जो उत्पादन है वो करना, एवं ए और बी दोनों। तो ये आपका नहीं हो सकता है सी। और क्षमता में आप यहाँ पर दक्षता में सुधार करने के लिए, लागत कम करने के लिए, तो ए और बी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, जो कि बाह्य स्रोतन का मुख्य उद्देश्य यही है। तो आपका ए और बी इसमें करेक्ट आंसर रहने वाले। अब आपके आ जाते हैं यहाँ पर अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। तो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो कि आपके वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं, तो ये क्वेश्चन किस तरह आपको इस चैप्टर में से देखने को मिलेंगे वो अब देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप से क्या तात्पर्य, यानी कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो यहाँ पर तृतीय कलाप की जो परिभाषा है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि तृतीय क्रियाकलाप का संबंध अमूर्त सेवाओं से है, यानी कि जो अमूर्त जो सेवा है उनसे है, जो कि इनमें विभिन्न प्रकार की जो सेवा है वो भी आती है और सम्मिलित है, जो कि तृतीय व्यवसायों में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। यानी कि जो तृतीय क्रियाकलाप है इसमें वस्तुओं का जो उत्पादन है वो नहीं होता है। और उदाहरण इसमें बताया गया है कि जो शिक्षक के कार्य हैं, बैंकिंग सेवाएं हैं, एवं परिवहन है, एवं संचार, वाणिज्य एवं व्यापार आदि, ये तृतीय क्रियाकलाप के जो अंतर्गत है वो आते हैं। तो ये आपका तृतीय क्रियाकलाप की जो परिभाषा है वो हो गई। अब देखते हैं अति लघुत्तरात्मक में ही दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं। व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं, तो व्यापार एवं जो वाणिज्य का सारा काम कस्बों एवं नगरों में होता है। यानी कि व्यापार एवं वाणिज्य का जो सारा काम है वो कहाँ पर होता है, कस्बों एवं जो नगरों में किया जाता है, तो जिन्हें व्यापारिक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जो कि इजी वे में ही आप क्वेश्चन इसी क्लास में, लाइव क्लास में आप याद कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को, आपको इस लाइव क्लास में ही इस क्वेश्चन को याद करते जाना है, जिससे आपका जो समय का जो भी वैल्यू है वो आपका रहने वाला है। समय का वैल्यू आपको पढ़ना है। इसके बाद है ग्रामीण विपणन केंद्र किसे कहते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र किसे कहते हैं, तो इसमें आप आंसर देख सकते हैं और इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं कि ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये कैसे नगरीय केंद्र होते हैं, अर्ध यानी कि आधे जो नगरीय केंद्र होते हैं तथा निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। यानी कि जो आसपास की जो बस्तियां होती है उन बस्तियों का जो पोषण है वो करते हैं। और इनमें अधिकांश केंद्रों में थोक बाजार एवं जो फुटकर व्यापार क्षेत्र है वो भी होता है। ये जो है वो ग्रामीण विपणन केंद्र इसे कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन है वो याद कर लेनी है। तो ये आपका तीसरे का आंसर रहने वाला है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, विश्व में चिकित्सा पर्यटन। ये जो विश्व में चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। यानी कि इसमें पूछा गया है कि विश्व में जो चिकित्सा पर्यटन है उस क्षेत्र में तेजी से उभरने वाले देशों के नाम बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला है हमारा भारत यहाँ पर पहला नंबर पर आता है। इसके बाद थाईलैंड, सिंगापुर एवं मलेशिया, ये जो है ये विश्व के चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र के रूप में तेजी से उभर रहे हैं, यानी कि तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए। यानी कि इसमें तृतीय क्रियाकलाप के आपके उदाहरण बताए। तो पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवाएं। ये जो 4 पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट आपके तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप के 2 प्रमुख तत्व बताइए। यानी कि आपके तृतीय क्रियाकलाप के 2 प्रमुख आपको तत्व यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला यहाँ पर तत्व बताया गया है कि तृतीय क्रियाकलाप के 2 प्रमुख तत्व। तो तृतीय क्रियाकलाप के यहाँ पर 2 तत्व आपके बताए गए हैं। पहला यहाँ पर तत्व देख सकते हैं कि पहला है उत्पादन। जो उत्पादन है वो तृतीय क्रियाकलाप का यहाँ पर आपका तत्व है। इसके बाद है विनिमय भी आपका तृतीय क्रियाकलाप का जो प्रमुख तत्व है वो माना जाता है। तो पहला उत्पादन एवं दूसरा है विनिमय, ये दोनों भी आपके जो तृतीय क्रियाकलाप के प्रमुख तत्व के रूप में माने जाते हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यापारिक केंद्रों के प्रकार बताइए। आपके यहाँ पर क्या बताना है कि जो व्यापारिक केंद्र है उन व्यापारिक केंद्रों के यहाँ पर प्रकार बताने। तो यहाँ पर 2 प्रकार देख सकते हैं कि व्यापारिक केंद्रों के प्रकार। पहला यहाँ पर बताया गया है ग्रामीण विपणन केंद्र। ग्रामीण विपणन केंद्र जो कि आपका व्यापारिक केंद्र का पहला प्रकार है। इसके बाद दूसरा प्रकार देख सकते हैं नगरीय विपणन केंद्र, जो कि आपका यहाँ पर व्यापारिक केंद्र का प्रमुख प्रकार रहने वाला है। इसके बाद बात करें, इसके बाद 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं समकाल रेखाओं से क्या आशय है।
तो यहाँ पर पूछा है समकाल रेखाओं से क्या आशय है। तो ये आपका क्वेश्चन है वो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समकाल रेखाओं से क्या आशय। तो मानचित्र पर समान, यहाँ पर पूछा गया है कि मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम समकाल रेखाएं कहते हैं। तो ये समकाल आपकी रेखाएं, उससे क्या आशय है, तो मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाली जो स्थानों को मिलाने वाली एवं रेखाओं को समाकलन रेखाएं कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, समकाल रेखाएं क्या आशय है। इसके बाद बात करें 9वां क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवहन में नोड का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि परिवहन में नोड का क्या अर्थ है। तो दो या दो से अधिक मार्ग, यानी कि दो या दो से अधिक मार्ग या संधि स्थल, मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु, एक उद्गम बिंदु के साथ साथ एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा जिसे नोड कहलाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, परिवहन में नोड कहते हैं। तो कस्बा एवं यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा जो कस्बा है जिसे हम नोड कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो आपकी आरबीएससी की जो ब्लूप्रिंट है, आरबीएससी का जो भी मॉडल पेपर जारी हुआ उस मॉडल पेपर में ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं अतिल गुजरात का कि प्रत्येक सड़क की जो दो नोडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम योजक के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक जो सड़क होती है जो कि दो नोडों को जोड़ती है जिसे हम योजक के नाम से भी जानते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं, योजक कहते हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि परिवहन दूरी के विभिन्न माप बताइए। तो यहाँ पर आपको क्या बताने, परिवहन दूरी के विभिन्न माप है वो बताने। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं किलोमीटर दूरी, ये जो है। इसके बाद सेकंड देखें तो समय दूरी, लागत दूरी, ये जो 3 दूरी है ये दूरी आपकी परिवहन की दूरी है को मापा जाता है। तो पहला है किलोमीटर दूरी, जो कि किलोमीटर की दूरी के अनुसार परिवहन को मापा जा सकता है। इसके बाद समय की दूरी, समय के अनुसार आपका परिवहन की जो माप है उसको किया जाता है। एवं लागत कि आपकी जो परिवहन में कितनी लागत आ रही है उस लागत के अनुसार भी जो परिवहन को मापा जा सकता है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि संचार किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संचार किसे कहते हैं। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि संचार किसे कहते हैं। संचार सेवाओं में शब्दों एवं संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। यानी कि संचार सेवाओं में शब्दों एवं और संदेशों, तथ्यों और विचारों का जो प्रेषण है वो इसमें सम्मिलित है, जिसे हम संचार के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि संचार के पुरातन साधन कौन से हैं। यहाँ पर पुराने साधन बताए गए कि संचार के जो प्राचीन काल से चले आने वाले जो साधन है वो कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि तार प्रेषण, जो तार प्रेषण है वो संचार के पुरातन साधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मोक्ष फुट, ये भी आपका पुरातन साधन है वो है। इसके बाद टेलेक्स, ये जो टेलेक्स है ये भी आपका संचार का पुरातन साधन है। तो ये जो साधन है ये आपके संचार के पुरातन साधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखें 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि संचार के नवीन साधन, यानी कि नए जो साधन है वो संचार के कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला ही आप देख सकते हैं कि मोबाइल आ गया। इसके बाद दूरभाष हो गया, फैक्स हो गया, इंटरनेट एवं उपग्रह, ये जो है ये संचार के नए साधन है। तो ये आपको याद कर लेना है कि संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोबाइल, दूरभाष, फैक्स, इंटरनेट एवं उपग्रह, ये आपके संचार के नवीन साधन है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन यहाँ पर अतिल गुजरात का देख सकते हैं कि श्रृंखला भंडार क्या है। श्रृंखला भंडार क्या है, तो श्रृंखला भंडार किसे कहते हैं। तो एक भंडार चलाने के लिए अनुभवों को अन्य भंडार पर लागू करके अनेक जगह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाना, जिसे हम जो श्रृंखला भंडार कह सकते हैं। यानी कि जो एक भंडार है उस भंडार को चलाने के लिए जो अनुभवों एवं अन्य भंडार पर लागू करने के लिए जो अनेक जगह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाना, जिसे हम श्रृंखला भंडार के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये आपका श्रृंखला भंडार का आंसर हो गया। इसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि होम शोरिंग क्या है। होम शोरिंग देख सकते हैं आप, किसी कंपनी द्वारा अपने कमियों को, यानी कोई कमियां हैं
जो कंपनी है वो अपने घर बैठे ही उस कमी को दूर कर दे, तो इसे हम होम शोरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी कंपनी द्वारा अपने कमियों को घर बैठकर उस काम की सुविधा को प्रदान करता है, जिसे हम होम शोरिंग है। तो यह सूचना प्रकरण क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं, ऐसे जो व्यवसाय जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं और घर बैठे ही उस कमी का जो निवारण है वो घर बैठे ही हो जाता है, तो उसे, और ये इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो जो कि अधिक प्रचलित है, तो इसे हम होम शोरिंग के नाम से जानते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है वो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपकी होम स्क्रीन पर दे रखा है कि पहला क्वेश्चन चतुर्थ क्रियाकलाप की महानता का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो चतुर्थ क्रियाकलाप है उस चतुर्थ क्रियाकलाप का जो मूल्यांकन है वो आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि पहला यहाँ पर पॉइंट दे रखा है चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान से संबंधित है। यानी कि ये जो चतुर्थ क्रियाकलाप है ये किससे संबंधित है? अनुसंधान से संबंधित है, जो कि ज्ञानोमुखी है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ज्ञानोमुखी कौन सा क्रियाकलाप है? तो चतुर्थ क्रियाकलाप है जो कि आपकी ज्ञानोमुखी से संबंधित है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि चतुर्थ क्रियाकलाप के कारण प्राथमिक क्रियाकलापों में क्या ये कमी आई है, गिरावट देखने को मिलती है। किसके कारण? यहाँ पर चतुर्थ क्रियाकलाप के कारण प्राथमिक क्रियाकलापों में क्या देखने को मिलती है? यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। तो ये आपके चतुर्थ क्रियाकलाप का मूल्यांकन, महानता का जो मूल्यांकन है वो इस प्रकार हो रहा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन लघुत्तरात्मक देख सकते हैं, भारत विश्व में एक लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य स्थान क्यों है? तो यहाँ पर पूछा गया कि भारत जो है वो विश्व में एक लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थान क्यों है। ये 2018 में क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ गया है। तो इसमें पहला पॉइंट देख सकते हैं आप, अनुकूल जलवायु दिशाओं के कारण। यानी कि जो उनकी जलवायु है वो अनुकूल है और उनकी जो जलवायु है वो अच्छी तरह से हमको मिलती है, तो इस कारण उनकी जो अनुकूल जलवायु है इसके कारण ये जो भारत है वो पर्यटक स्थान जो है कि लोकप्रिय है। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं ऐतिहासिक स्थल, और ये कैसा स्थल है? ऐतिहासिक है, जो कि पर्यटन बार बार इस स्थान पर आते रहते हैं। ताजमहल आदि के कारण ताजमहल भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो स्थल के रूप में है वो जाना जाता है, जो कि आपने देखा होगा कि कई दिनों में जो ताजमहल है वो कहीं जो बाहर के लोग हैं वो उस ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए आते रहते हैं। चिकित्सा सुविधा के कारण, जो चिकित्सा की जो सुविधा है उसके कारण भी जो भारत है वो विश्व में लोकप्रिय पर्यटन स्थान रहा है। ये तो 3 पॉइंट इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन करना है। जिस तरह ये आपको पॉइंट वाइज दे रखा है उसी पॉइंट वाइज आपको बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर करना है और कंप्लीटली इस लाइव क्लास को देखना है, जिससे आपकी जो क्वेश्चन है वो इसी लाइव क्लास में याद होते रहे और इसी लाइव क्लास में आपको इसी जो क्वेश्चन है वो उंगलियों पर लर्न होते रहे, जिससे आपको क्लास फिर से देखनी नहीं पड़े। और फिर से देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में इसकी जो PDF आपकी प्लेलिस्ट में सेक्शन में इसकी जो भी क्लास है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है कि अंकीय विभाजन क्या है? अंकीय विभाजन किसे कहते हैं? अंकीय विभाजन से क्या तात्पर्य है? तो अंकीय विभाजन क्या है तो इसको हम देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको टिक लगा देना है अंकीय विभाजन क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंकीय विभाजन क्या है। तो यहाँ पर बताया गया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाली अवसरों का विवरण। विकास से मिलने वाले जो अवसर है उन अवसरों का जो विवरण है वो पूरी ग्लोब पर असमान रूप से विस्तृत है। यानी पूरे ग्लोब है उस पर असमान रूप से विस्तृत है, समान रूप से विस्तृत नहीं है। तो इस कारण ये सूचना एवं संचार जो प्रौद्योगिकी है वो तक सभी देशों में समान रूप से नहीं पहुंच पाती। यानी कि सूचना एवं जो संचार जो उनकी जो प्रौद्योगिकी है वो समान रूप से कई देशों में पहुंच नहीं पाती है। इसके कारण यहाँ विकसित देश में इस देश में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जो विकसित देश है वो तो इस ये जो प्रणाली है उन प्रणाली में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जो विकासशील देश है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि जो विकासशील देश है वो पिछड़ रहे हैं एवं इसे अंकीय विभाजन कहते हैं। तो इसे ही हम अंकीय विभाजन कहते हैं। तो जो अंकीय विभाजन है उसकी डेफिनेशन भी आसान है, शॉर्ट में ही आपको यहाँ पर समझा दी गई है। तो इसी अंकीय विभाजन की जो डेफिनेशन है वो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इस अंकीय विभाजन की जो भी ये परिभाषा है इसको आपको याद करना है। अब देखते हैं चौथा
चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पंचम क्रियाकलाप की आपको क्या बतानी है, यहाँ पर 3 विशेषता है जो कि आपको बतानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचम क्रियाकलाप की 3 विशेषता है, तो यहाँ पर बतानी है आपको। तो 3 विशेषता में पहली विशेषता आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये उच्च श्रेणी के क्रियाकलाप है। ये किस श्रेणी के क्रियाकलाप है? उच्च श्रेणी के जो क्रियाकलाप हैं जिनमें निर्णय लेने वाले, नीतियाँ बनाने वाले व्यक्ति सम्मिलित है। निर्णय लेने वाले एवं जो नीतियाँ बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो इस क्रियाकलाप के अंतर्गत, जो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये आपकी पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तम अर्थव्यवस्था की संरचना में उनका महत्वपूर्ण एवं उसकी संख्या कहीं अधिक होता है। यानी कि उत्तम अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उन संरचना में उनका जो महत्व है उनकी संख्या कहीं अधिक होती है। तो ये आपकी दूसरी जो विशेषता है वो पंचम क्रियाकलाप की हो गई। तो इसी पॉइंट वाइज आपको प्रिपरेशन करना है जिससे आपकी जो बोर्ड का एग्जामिनर है वो आपके अच्छे मार्क्स दे सके। इसके अंदर अब तीसरी विशेषता देख सकते हैं आप, 3 विशेषता बताई गई है। तो तीसरी विशेषता है इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता, जो भी अनुसंधान करता है उनके अनुसार वित्त एवं विधि जो परामर्शदाता आदि भी इसमें संबंधित है। तो इसमें सम्मिलित है पंचम क्रियाकलाप में। तो ये आपकी 3 विशेषता हो गई। तो इन तीनों विशेषताओं को आपको देख लेना है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप। 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि ग्रामीण विपणन केंद्र की 3 विशेषताएं बतानी। ग्रामीण विपणन केंद्र जो है उन केंद्रों की आपकी 3 विशेषता बतानी है, जिसमें आप देख सकते हैं ग्रामीण विपणन केंद्र की पहली विशेषता यहाँ पर देख सकते हैं कि यह केंद्र निकटवर्ती, यहाँ पर विकटवर्ती बताया, निकटवर्ती है। तो निकटवर्ती जो बस्तियां हैं उन बस्तियों का जो पोषण है वो ये ग्रामीण विपणन बस्ती है वो करती है। तो यह केंद्र बस्तियों का पोषण करती है। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, यह केंद्र स्थानीय संग्रहण, ये जो केंद्र है वो स्थानीय संग्रहण एवं वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करती है। स्थानीय संग्रहण की जो सेवाएं वो भी प्रदान करती है, इसके साथ साथ जो वितरण केंद्र की जो सेवाएं हैं वो भी ये ग्रामीण जो विपणन केंद्र है वो प्रदान करती है। इसके बाद आप तीसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि इन केंद्रों पर व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक सेवाओं सुविकसित नहीं होती है। यानी कि इसमें ये जो केंद्र है उस केंद्रों में ये व्यक्तिगत एवं जो व्यावसायिक जो सेवाएं हैं वो सुविकसित नहीं हो पाती है। इसके साथ ही यह केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। यानी कि जो स्थानीय ग्रामीण है उन ग्रामीण की जो आवश्यकता है उनकी ही पूर्ति ये ग्रामीण विपणन केंद्र है वो कर सकती है। तो इस प्रकार ये ग्रामीण विपणन केंद्र की यह विशेषता है। तो ये 3 विशेषता है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं नगरीय विपणन केंद्र। तो ये नगरीय विपणन केंद्र देख सकते हैं आप। तो पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि यह केंद्र अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करती है। तो ये जो केंद्र होती है, कौन सा केंद्र? नगरीय विपणन केंद्र। ये केंद्र अधिक विशिष्टीकृत नगरीय जो सेवाएं हैं वो प्रदान करती है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, यह केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्टीकृत वस्तुएं सेवाएं प्रदान करती है। स्थानीय सेवाएं तो प्रदान करती है, उसके साथ ही साथ जो विशिष्टीकृत सेवाएं हैं वो भी ये जो ग्रामीण विपणन केंद्र है वो प्रदान करती है। इसके बाद पॉइंट देखते हैं, यह केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करती है। ये जो केंद्र है ये पुनः निर्माण की जो वस्तुएं है विनिर्मित हमने देख लिया, पुनर्निर्माण की जो वस्तुएं हैं वो प्रदान करती है। और यह केंद्र व्यावसायिक सेवाएं कौन कौन सी है देख सकते हैं आप। अध्यापक हो गया, वकील, परामर्शदाता एवं चिकित्सा की जो सेवाएं हैं ये भी प्रदान करते हैं। इसके बाद देखें तो ये आपकी नगरीय विपणन केंद्र की विशेषता हो गई। अब देखिए छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि तृतीय क्रियाकलापों की मुख्य रूप से कितने वर्गों में रखा गया है। यानी कि आपकी तृतीय जो क्रियाकलाप है उनको कितने वर्गों में रखा गया है ये बताना है। तो तृतीय क्रियाकलाप है उनका मुख्य रूप से कितने वर्गों में रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर 3 वर्गों में जो कि तृतीय क्रियाकलापों को रखा गया है, जिसमें पहले यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी है, व्यापार एवं वाणिज्य, दूसरा है परिवहन, तीसरा है संचार। तो व्यापार एवं वाणिज्य में आप देख सकते हैं थोक व्यापार एवं फुटकर व्यापार। तो एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन बना सकता है कि थोक व्यापार एवं फुटकर व्यापार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा भी पूछ सकता है, एवं थोक व्यापार एवं फुटकर व्यापार में अंतर भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एवं परिवहन के देखें तो परिवहन के यह साधन है रेल, सड़क, जल एवं वायु परिवहन। तो ये आपके परिवहन के साधन हैं कौन कौन से, एक बार फिर से आपको याद करना है, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन। इसके बाद संचार के साधन कौन कौन से हमने देख लिया पहले, मोबाइल, इंटरनेट, दूरभाष, दूरसंचार, ये जो है ये आपके संचार के साधन है। तो इस प्रकार हमारा छठा क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन।
7वां क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है कि द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप में मुख्य अंतर बताइए। तो आपके इसमें द्वितीयक एवं जो तृतीयक क्रियाकलाप है, उन द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप की जो कि यहाँ पर आपको अंतर बताने हैं। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप का संबंध मुख्य रूप से विनिर्माण यानी किसी वस्तु का पुनर्निर्माण से संबंधित है, जो कि प्रसंस्करण निर्माण उद्योगों से, यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप का संबंध किससे है, विनिर्माण एवं प्रसंस्करण एवं निर्माण उद्योगों से। वहीं हम तृतीय क्रियाकलाप की विशेषता देखें तो इसमें बताया गया कि तृतीय क्रियाकलाप का संबंध व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार सेवाओं से है। द्वितीय क्रियाकलाप का संबंध किससे है एवं तृतीय क्रियाकलाप का संबंध किससे है, ये पहला पॉइंट में आ गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, जिसमें बताया गया है कि द्वितीय क्रियाकलाप का उत्पादन तकनीकी, मशीनरी, फैक्ट्री प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। द्वितीय क्रियाकलाप उत्पादन तकनीकी, मशीनरों एवं फैक्ट्री की जो प्रक्रिया है उस पर निर्भर करती है। साथ ही तृतीय क्रियाकलाप को देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं, वहीं तृतीय क्रियाकलाप कर्मचारियों की जो विशिष्टता है, कर्मचारियों की तो विशिष्ट कुशलताओं एवं अनुभव ज्ञान पर निर्भर करता है। तो ये हम द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलाप की आपकी जो अंतर है वो हो गया। तो द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार आपका यहाँ पर 2 पॉइंट में यहाँ पर अंतर बताया दे रखा है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चिकित्सा पर्यटन क्या है। साथ ही साथ आपको बताना है कि विश्व में चिकित्सा पर्यटन में तेजी से उभरने वाले देशों के नाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चिकित्सा पर्यटन जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि को जोड़ दिया जाए, यानी कि चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं, तो चिकित्सा पर्यटन जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन है उन पर्यटनों के साथ जोड़ दिया जाए तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। तो इस प्रकार ये चिकित्सा पर्यटन की परिभाषा होगी। अब देखिए उनके प्रमुख क्षेत्र, तो चिकित्सा पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जुड़ा चिकित्सा उपचार है। तो यहाँ पर भारत देखिए, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये विश्व के प्रमुख चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र हैं, जो कि तेजी से उभरने वाले प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र है, तो क्षेत्र आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पर क्षेत्र दे रखा है भारत है, दूसरा है थाईलैंड है, तीसरा है सिंगापुर है, इसके बाद है मलेशिया, जो कि आपके विश्व के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र हैं, जो कि तेजी से उभरने वाले क्षेत्र हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फुटकर एवं थोक व्यापार क्या है। तो फुटकर एवं थोक व्यापार में आपको अंतर पूछ सकता है। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं फुटकर व्यापार। तो फुटकर व्यापार देख सकते हैं, तो ये वह व्यापार है, यह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो कि उपभोक्ता की वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से विक्रय से संबंधित होते हैं। यानी कि ये जो क्रियाकलाप है जो कि उपभोक्ताओं की वस्तुओं को प्रत्यक्ष विक्रय से रूप से संबंधित होती है। ये अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से निहित प्रतिष्ठानों, भंडारों से संपन्न होता है। यानी कि ये जो आपके जो क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप आपके विक्रय से निहित प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। जैसे वेफरी, आपका पेफरी आ गया, रेहड़ी आ गया, ट्रक से, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष एवं स्वचालित बिक्री मशीनरी इसमें आ गई, तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री, वेब भंडार, ये इसके उदाहरण है, जो कि फुटकर व्यापार के उदाहरण है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है थोक व्यापार। फुटकर व्यापार तो देख लिया किसे कहते हैं। अब देखते हैं थोक व्यापार किसे कहते हैं। तो थोक व्यापार यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका गठन अनेक जो बिचौलिए सौदागर होते हैं उनकी जो पूर्तिगरों द्वारा होता है। यानी कि इनका जो उपचार है, इनका जो गठन है वो बिचौलिए सौदागरों एवं पूर्तिगरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा होता है। तो श्रृंखला भंडार यहाँ पर देख सकते हैं, श्रृंखला भंडार सहित कुछ जो बड़े भंडार होते हैं उन बड़े भंडारों एवं विनिर्माताओं से सीधी खरीद करते हैं। यानी कि ये जो थोक व्यापार होते हैं वो श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े जो भंडार होते हैं उनके विनिर्माताओं से सीधी खरीद है वो ये थोक व्यापार करते हैं। फिर बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिया से पूर्ति लेते और थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों का उधार देते हैं। तो इस प्रकार ये थोक व्यापार की आपकी परिभाषा होगी। अब देखते हैं परिवहन उद्योग क्या है आपका। परिवहन उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो परिवहन उद्योग की आप यहाँ पर परिभाषा देख सकते हैं कि परिवहन उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसमें व्यक्तियों एवं विनिर्मित माल संपत्ति भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। यानी कि आपकी जो यहाँ पर बताया गया कि परिवहन एक ऐसी सेवा है
परिवहन एक ऐसी सेवा है जो कि सुविधा एवं जिसमें व्यक्तियों, विनिर्मित माल, संपत्ति भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। कैसा उद्योग है? एक संगठित उद्योग है जो कि आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोक्ता में सहायता देने के लिए तीव्र एवं सक्षम परिवहन सेवा है और व्यवस्था चाहते हैं। तो इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक चयन में समय अथवा लागत वेब संदर्भ में एक निर्णायक कारक है। तो ये कैसा कारक है? एक निर्णायक कारक भी रहा है। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली समकाल रेखाएं खींची जाती हैं। तो कैसी रेखाएं खींची जाती है? समकालीन जो रेखा है वो समकाल रेखाएं जो है वो खींची जाती है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हमने अब शब्द में भी ये क्वेश्चन देखा था कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इसको टिक लगा देना, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पर्यटक को आकर्षण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, तो पर्यटक को आकर्षण को प्रभावित करने वाले कारक देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं पर्यटक को आकर्षित करने वाले निम्न में निम्नलिखित कारक है जो कि भूमिका प्रमुख रहती है, उन कारकों की भूमिका रहती है। तो पहला यहाँ पर है जलवायु की हेडिंग समझते ही आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि अवकाश की अवधि के दौरान जो पर्यटक होते हैं जो घूमने के लिए आते हैं वो प्रायः एक ऐसी क्षेत्रों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ अनुकूल जो जलवायु है वो उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि उनकी जो जलवायु है वो समान रूप से अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। और ऐसी जलवायु के कारण वो पर्यटक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पर्यटन करने के लिए जाते हैं। तो यूरोप में शीतकालीन अवकाश का आनंद उठाने के लिए अधिकांश जो पर्यटक है वो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जो उष्ण एवं धूपदार मौसम है उस मौसम को आकर्षित होकर इन क्षेत्रों में आते रहते हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये जो धूपदार मौसम के लिए आते रहते हैं। एवं देखें दूसरा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भूदृश्य यहाँ पर देख सकते हैं आकर्षित पर्वतीय जो भूदृश्य होते हैं, यानी कि जैसे झीलें हो गए, आपकी सागरीय तट हो गए, प्राकृतिक जो भूदृश्य है उस पर्वतों को प्रमुख आकर्षित करते हैं। तो ऐसी जो झीलें हैं, जो पर्वत हैं, जो महल हैं, उनको देखने के लिए जो भूदृश्य है यहाँ पर पर्यटक है वो आते रहते हैं। अब तीसरा कारण देखिए तो इतिहास एवं कला। तो इतिहास एवं कला में आप देख सकते हैं कि प्राचीन जो स्मारक है वो स्मारक जिसे हम विरासत स्थल कह सकते हैं, पुरातत्व स्थल कह सकते हैं, किले, महलों तथा जो धार्मिक स्थल होते हैं उन धार्मिक स्थलों का आकर्षण भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये जो आपके धार्मिक स्थल है उन धार्मिक स्थलों का जो आकर्षण है वो पर्यटन को आकर्षित करते हैं। कौन कौन से प्राचीन जो स्मारक है वो विरासत स्थल है वो, इसके बाद पुरातत्व स्थल है वो, किले हैं, महल हैं एवं जो धार्मिक स्थल हैं वो आपके इतिहास एवं कला में जो पर्यटक को आकर्षित करते हैं। अब देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट, आप देख सकते हैं संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। इसमें देख सकते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जो सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो जो महत्वपूर्ण स्थल है ये आपको जो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है ये आपके पर्यटक को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा यहाँ जहाँ पर्यटक को सस्ती दरों में पर आवासीय भोजन की व्यवस्था है वो सस्ते आवासीयों पर जो आवासीय है वो सस्ते में उपलब्ध हो जाती है, तो उन क्षेत्रों की जो और भी अधिक पर्यटन आकर्षित होते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था है उन व्यवस्था के कारण जो पर्यटक है वो और भी इसकी ओर आकर्षित होते रहते हैं। गोता में यहाँ पर देख सकते हैं कि हेरिटेज, ये आपके पॉइंट याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गोता में आपका हेरिटेज होम्स, इसके बाद कर्नाटक में मेडिकेयर है, इसके बाद कुर्ग इसके उदाहरण हैं। तो कौन कौन से उदाहरण हैं? गोता में हेरिटेज, इसके बाद होम्स तथा कर्नाटक में मेडिकेयर है तथा कुर्ग के इसके उदाहरण हैं। तो ये इसके उदाहरण। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से ये आपका आ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12वां क्वेश्चन, भारत के चिकित्सा प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास है वो किया जाना चाहिए। तो पहला प्रयास यहाँ पर देख सकते हैं भारत में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। तो भारत में चिकित्सा सुविधाओं का जो विस्तार है वो किया जाना चाहिए।
तो भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में चिकित्सा सुविधाओं का जो विस्तार है वो किया जाना चाहिए। विशेष रूप से स्थानीय प्राकृतिक स्थलों पर बड़े अस्पतालों का जो निर्माण है वो किया जाना चाहिए, यानी कि विभिन्न स्थान पर प्राकृतिक स्थानों पर बड़े जो अस्पताल है उन अस्पतालों का जो निर्माण है वो किया जाना चाहिए। तो इसी के कारण जो भारत में विश्व पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे चिकित्साओं को इसके बाद बताया गया है कि हमारे चिकित्साओं को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यानी कि प्रशिक्षित है वो किया जाना चाहिए, साथ ही ताकि देश विदेश के जो पर्यटक है वो आकर्षित हो सके। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें देश के साथ साथ विदेशियों में भी हमारी चिकित्सा पर्यटन की सुविधा का प्रचार प्रसार है वो करना चाहिए। देश विदेश में भी जो हमारे चिकित्सा पर्यटक जो चिकित्सा है उन चिकित्सा पर्यटक की जो सुविधा है उनका जो प्रसार प्रचार है वो करना चाहिए। साथ ही चौथा देखें तो भारत को अपनी चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता, भारत की जो अपनी चिकित्सा सुविधा है उन सुविधा की जो गुणवत्ता है उनकी जो वृद्धि में प्रयास करने होंगे। इसके बाद गुणवत्ता में वृद्धि में विकास के जो प्रयास है वो यहाँ पर करने होंगे। तो भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास है वो किए जाने चाहिए। तो ये आपके 4 पॉइंट है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर देख लिया, भारत में चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया जाना चाहिए। विशेष रूप से दर्शनीय जो प्राकृतिक स्थल है उन प्राकृतिक स्थलों पर जो अस्पताल है उनका हॉस्पिटल है उन हॉस्पिटलों का जो निर्माण है वो किया जाना चाहिए। साथ ही दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चिकित्सकों को जो अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि देश विदेश पर्यटक आकर्षित हो सके। साथ ही तीसरा पॉइंट देख सकते हैं हमें देश के साथ साथ विदेशों में भी हमारे चिकित्सा पर्यटन की जो सुविधा का जो प्रचार प्रसार है वो करना चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट देख सकते हैं कि भारत को अपनी चिकित्सा सुविधा की गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयास है वो करने होंगे। तो इस प्रकार हमारी जो मैराथन क्लास है वो आज की जो मैराथन क्लास है कक्षा 12 ज्योग्राफी की जो तथ्य क्रियाकलाप से संबंधित जो भी मैराथन क्लास थी वो हमारी जो मैराथन क्लास है वो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो मैराथन क्लास है वो मैराथन क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपकी और जो मैराथन क्लास है वो आपके 2 चैप्टर बचे हैं, जो कि आपकी फर्स्ट बुक की जो मैराथन क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखने वाले हैं कि ये दोनों मैराथन क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उस मैराथन के बाद हम सेकंड बुक की ओर बढ़ेंगे।